Good evening, student. Today is the lecture 5 and this is the last topic of this chapter, that is on new economic policy or economic reform 1991. And today again, as you have seen, I have again forgot to write the chapter name and the lecture 5, so that's why I have written with pencil over here. So today we are going to study about the positive and negative impact of Indian economy during reform. So in lecture 4 we have already studied about it कि क्या आपके economic reform we have studied completely about the economic reform. Okay, we have studied about the LPG policy, also studied about the World Trade Organization, what were the positive and negative effect of all these reforms or LPG policy. Now we are going to study about the complete effects of the reform, कि जो भी हमारे 1991 में जो रिफॉर्म्स हुए उसके अल्टीमेटली क्या इफेक्ट पड़ा हमारे इकोनॉमी के ऊपर. तो पॉजिटिव इफेक्ट भी है और नेगेटिव भी है. सो लेट इट फर्स्टली स्टडी अबाउट द पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ Indian economy during reform. So number one is increase in the growth rate of the economy. Okay, so by the word it is clear to you कि बिकॉज ऑफ रिफॉर्म्स जो है हमारी जो ग्रोथ रेट ऑफ इकोनॉमी है वो काफी ज्यादा बढ़ी. ठीक है, जीडीपी जो है वो हमारी अगर हम 1980s और 1981 की बात करें, ठीक है, तो हमारी जो जीडीपी इंक्रीज है दैट वाज 5.6% थी. ओके, जो कि 2007-12 में, जो कि आपका लास्ट प्लान है अगर आपको याद हो, तो वो इंक्रीज होकर 8.2% होगी. सो बाय दिस यू कैन गेट एन आइडिया. ठीक है, वैसे भी हमने पॉजिटिव बताने हैं तो वी आर गोइंग टू टेक ऑल द पॉजिटिव. आपको ढूंढ के जो है जितने भी पॉजिटिव आए उस रिफॉर्म के वो बताने हैं. ठीक है, तो हमारी जो जीडीपी है वो इंक्रीज हुई. Yet yes, that is the truth that एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा इतना ज्यादा ग्रो नहीं कर पाया. ओके, रिफॉर्म पीरियड में. ठीक है, जितना हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर तो बहुत ज्यादा ग्रो हुआ. ठीक है, तो इनफैक्ट 2012 और 15 की अगर बात करें हम, ठीक है, तो अगेन से जो है सेटबैक आया इन द ग्रोथ रेट्स ऑफ डिफरेंट सेक्टर. और वो सेटबैक क्या था कि 2013-14 में जो है हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर जो है काफी बूस्ट अप हुआ. ओके, एंड एज आई टोल्ड यू इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर तो ऑलरेडी ग्रोइंग था. ठीक है, सबसे ज्यादा जो आपका ग्रोइंग सेक्टर था वो था सर्विस सेक्टर. ओके, सो हाईएस्ट ग्रोथ रेट जो है वो हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर में जो है वो 2013-14 में स्टार्ट हो गई. ठीक है, यू कैन ऑल्सो गिव द टेबल फॉर द सेम. Okay, next is structural changes. Structural changes means that is it refers to shift of contribution from primary to secondary and tertiary sector. अब हमें पता है कि हम स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं कि हमारी 72% पॉपुलेशन जो है वो डिपेंडेंट है प्राइमरी सेक्टर पे, और वहां पर सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है. सो अल्टीमेटली इस रिफॉर्म की वजह से हमारा स्ट्रक्चरल चेंज हुआ. स्ट्रक्चरल चेंज क्या हुआ कि हमारी जो शिफ्टिंग है वो प्राइमरी से सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर में चली गई. ओके, और इस रिफॉर्म पीरियड में ग्रोथ रेट जो है दैट वाज अबाउट 8%, दैट ओनली बिकॉज ऑफ सर्विस सेक्टर. ठीक है, तो टर्शियरी सेक्टर ने हमें ऑलमोस्ट 8% ग्रोथ दी. सो दिस वाज द पॉजिटिव इफेक्ट. नेक्स्ट इज इंक्रीज इन एफडीआई एंड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व. अगर आपने ऑलरेडी मेरी वीडियोस देखी हैं पहले 4, तो आपको इजीली समझ आ जाएगा कि व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, व्हाट इज एफडीआई, व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व. ठीक है, तो यस, बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म एफडीआई जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो काफी ज्यादा इंप्रूव हुई. फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व काफी ज्यादा इंप्रूव हुआ हमारा. ठीक है, अब काफी ज्यादा में कितना ज्यादा हुआ दैट आई एम टेलिंग यू. देयर हैज बीन इंक्रीज इन द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व फ्रॉम अबाउट $6 billion इन 1990 and 91. ओके, और बाद में जो है 2014 एंड 15 में ये आपका हो गया $312 billion हो गया. ठीक है, तो इसी से आप आइडिया लगाइए कि आपका जो ग्रोथ रेट है 1990 और 91 में कितना था. दैट वाज ओनली तो नहीं कहेंगे बट दैट टाइम $6 billion था, जो कि बाद में जो है 2014-15 में जो है $312 हो गया. ठीक है, तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारा बहुत अच्छा रहा. अगर बल्कि अभी प्रेजेंट की बात करूं तो इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होल्डर इन द वर्ल्ड. इंडिया के पास सबसे ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है आज की डेट में. ओके,
नेक्स्ट इज प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट्स। ठीक है, हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म में पूरी कोशिश की कि हमारा एक्सपोर्ट प्रमोट हो। ठीक है, अभी भी हमारी कंट्री जो है वो चाह रही है कि एक्सपोर्ट प्रमोशन हो, जिसमें मेक इन इंडिया, बहुत स्टार्टअप इंडिया, बहुत सारी स्कीम्स जो है गवर्नमेंट लॉन्च भी कर चुकी है ताकि हमारी कंट्री को एक रिकग्नाइजेशन मिले। ठीक है, सो अल्टीमेटली इंडिया इज नाउ सीन एज ए सक्सेसफुल एक्सपोर्टर ऑफ ऑटो पार्ट्स, इंजीनियरिंग गुड्स, आईटी सॉफ्टवेयर एंड टेक्सटाइल, और भी बहुत सारी चीजें हैं। बट हमारा जो एक्सपोर्ट है वो इंजीनियरिंग गुड्स, सॉफ्टवेयर, ऑटो पार्ट्स में काफी ज्यादा इंप्रूव हुआ, क्योंकि बहुत सारे हम लोगों को लगता है कि हम एक्सपोर्ट तो कुछ करते नहीं है, हम टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करते रहते हैं, चीजें मंगवाते रहते हैं। बट स्टूडेंट्स, दिस इज नॉट राइट। वी आर ऑल्सो एक्सपोर्टिंग द थिंग्स, ऑटो पार्ट्स, इंजीनियरिंग गुड्स जो है, टेक्सटाइल जो है, वो हमारा वी आर एक्सपोर्टिंग ऑल दिस थिंग। ठीक है, एंड नेक्स्ट वन इज द कंट्रोल ऑन इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मैंने आपको बताया था कि जर्नल प्राइस लेवल जो है बहुत ज्यादा राइज कर रहे थे, और जो हमारा गल्फ क्राइसिस हुआ था उसने तो मतलब ये गल्फ क्राइसिस समझने के लिए आपको पिछली वीडियो जरूर देखनी पड़ेगी। तो गल्फ क्राइसिस को समझने के लिए प्लीज गो थ्रू द सेकेंड और थर्ड वीडियो। ओके, सो गल्फ सॉरी इट्स इन द फर्स्ट वीडियो। ओके, गल्फ क्राइसिस ने हमारी इंडियन इकोनॉमी को इतना एडवर्सली इफेक्ट कर दिया था कि अल्टीमेटली प्राइसेस जो है वो कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हो रहे थे। अब प्राइसेस इंक्रीज होंगे तो आपको पता है कि क्या होता है, इन्फ्लेशन हो जाता है। बट एलपीजी पॉलिसी ने इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर लिया। एनुअल रेट ऑफ इन्फ्लेशन जो है वो रिड्यूस हो गया। दैट वाज इन 1991 16.7% था, और 2015-16 में 4.9% हो गया। सो यू कैन हैव एन आइडिया कि इन्फ्लेशन जो है वो कितना कंट्रोल हुआ बिकॉज ऑफ दीज रिफॉर्म। ओके, रिडक्शन इन डेफिसिट इन बीओपी। बीओपी को अभी मैंने आपको बताया था कि बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है हमारा डेफिसिट था, इसको पॉजिटिव इफेक्ट लर्न करने के लिए नीड ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म मैंने पहला लेक्चर लिया था, उसमें बताया था, तो वहां से आपको इजिली ये सारे लर्न हो जाएंगे। ओके, सो बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो हमारा बहुत डेफिसिट चल रहा था, मतलब हमारा जो आउटफ्लो है जो है वो ज्यादा था और इनफ्लो कम था। ठीक है, तो एलपीजी पॉलिसी ने हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट को भी ठीक किया। ठीक है, और उसे कितना ठीक किया, 1991 में जो है हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, ओके, द डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट करंट अकाउंट जो रिड्यूस होकर 9680 जो है 2016-17 में जो है वो कम होकर आपका $152 रह गया। तो यू कैन हैव एन आइडिया कि कितना ज्यादा था। 9680 से सीधा वो $152 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट इज एंड लास्ट वन इज द पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग रिफॉर्म, कंट्रोल ऑन फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट जो है उसने भी हमारी 1991 से पहले हमारी हालत बड़ी खराब कर रखी थी। हमारा फिस्कल डेफिसिट बहुत पुअर था। फिस्कल डेफिसिट मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, जिसमें हमारे एक्सपेंडिचर, डेफिसिट का मतलब ही यही होता है कि जब हमारे एक्सपेंडिचर इनकम से ज्यादा हो जाते हैं। गवर्नमेंट बजट का चैप्टर ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ आपको, उसमें मैंने फिस्कल डेफिसिट कंप्लीटली आपको समझाया है क्या होता है। तो फिस्कल डेफिसिट जो है वो हमारा रिड्यूस हो गया, दैट इज फ्रॉम 8.5% टू 3.5% in 1991 एंड 2016-17 में वो 3.5% रह गया। तो अगर अल्टीमेटली आप देखो तो दीज वर द पॉजिटिव इम्पैक्ट। कंट्रोल फिस्कल डेफिसिट हमारा कंट्रोल हो गया, बैलेंस ऑफ पेमेंट, इन्फ्लेशन, एक्सपोर्ट, एफडीआई, these were promoted. Okay, so ultimately we got lot of benefits from the because of these reforms, but still we are having some criticism. Okay, and I just make you remember again कि बेटा जब भी आपको क्रिटिकल इवैल्यूएशन आता है, क्रिटिकल इवैल्यूएशन स्पेशली फॉर द +2 स्टूडेंट्स, whenever there will be a question, critically examine explain the economic reforms और इकोनॉमिक पॉलिसी, तो आपने पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों लिखने हैं। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव सबके लिखने हैं। जिस भी क्वेश्चन में क्रिटिकली आ जाए तो उसमें मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों लिखोगे आप। Criticism of economic reform, one of the criticism is contradiction between growth and development. Okay, GDP growth जो है वो इंक्रीज हुई, बट अनएम्प्लॉयमेंट तब भी जो है वो इंक्रीज नहीं हुई। तो कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा था ग्रोथ और डेवलपमेंट में कि जीडीपी तो बढ़ रही है, अब जीडीपी बढ़ रही है तो इसका मतलब ग्रोथ तो हो रही है, बट एम्प्लॉयमेंट
अपॉर्चुनिटीज आर नॉट एनहांसिंग। ओके, सो पब्लिक सेक्टर जो है वो इट स्टार्टेड रिट्रेंचमेंट ऑफ वर्कर क्योंकि उनकी लो परफॉर्मेंस की वजह से, और प्राइवेट सेक्टर जो है टर्मिनेट कर रहा था अपने एम्प्लॉयज को क्योंकि दे वॉन्ट द मॉडर्नाइजेशन एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। तो जितने लोग एडवांस्ड हैं उन्हें जॉब मिल रही थी, दोज हु वर नॉट एडवांस दे आर नॉट इन द जॉब। एडवर्स इफेक्ट ऑन एग्रीकल्चर, अगर आपको याद हो तो पूरा चैप्टर मैंने पढ़ा दिया बट मैंने एग्रीकल्चर की बात ही नहीं की। इसका मतलब कि हमारे 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म में एग्रीकल्चर की बात ही नहीं की गई। हमने सिर्फ ध्यान दिया इंडस्ट्रीज पे और सर्विस सेक्टर पे। तो रीजन क्या रहा एडवर्स इफेक्ट ऑन एग्रीकल्चर? लो पब्लिक इन्वेस्टमेंट। ठीक है, लो पब्लिक इन्वेस्टमेंट मींस एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे हमारा इरिगेशन है, रोड्स है, रिसर्च है, एक्सटेंशन, रिसर्च एंड एक्सटेंशन है, आपके एग्रीकल्चर सेक्टर में कोई ध्यान नहीं दिया गया इन चीजों पर। हमारे फर्टिलाइजर सब्सिडीज जो हैं उनको खत्म कर दिया गया। ठीक है, जिससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ी और अल्टीमेटली वो आपको भी पता है कि ये अल्टीमेटली किसको इफेक्ट करता है? जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर है। हमने ज्यादा फोकस किया कैश क्रॉप पे। ठीक है, इंस्टेड ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन जो कि हमारा क्योंकि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड पॉलिसी जो है उसमें हमने ज्यादातर कैश क्रॉप पर ज्यादा ध्यान दिया। ठीक है, फूड ग्रेन पर इतना ध्यान नहीं दिया। ओके, सो प्रोडक्शन फॉर डोमेस्टिक मार्केट टुवर्ड्स प्रोडक्शन फॉर एक्सपोर्ट मार्केट, और इसने क्या किया? आपके कैश क्रॉप को तो इंक्रीज कर दिया बट फूड ग्रेन की प्रोडक्शन को कम कर दिया। नेक्स्ट इज इंक्रीज इंटरनेशनल कंपटीशन। वी वर फेसिंग द इंटरनेशनल कंपटीशन क्योंकि जो हमारी इंपोर्ट ड्यूटीज थी, स्पेसिफिकली जो इंपोर्ट ड्यूटीज थी आपकी दैट इज ऑन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को, ठीक है, उन्हें बिल्कुल खत्म कर दिया गया। अब जब आप इंपोर्ट ड्यूटीज खत्म कर दोगे तो और मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी खत्म कर दिया, क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस भी खत्म कर दी, नॉन टैरिफ बैरियर्स जिन्हें हम कहते हैं। तो अल्टीमेटली हमारे पास एक टफ कंपटीशन था दैट इज विद द अदर कंट्री। ओके, नेक्स्ट इज रिफॉर्म इन इंडस्ट्री। हम रिफॉर्म की जगह अगर हम बेटर होगा ये लिखेंगे कि लो लेवल ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ। इंडस्ट्री की जो ग्रोथ है वो काफी कम थी। ठीक है, मतलब हम पढ़ तो रहे हैं कि इंडस्ट्रियल सेक्टर ग्रोइंग कर रहा था बट इंडस्ट्रियल सेक्टर भी उस अकॉर्डिंगली ग्रो नहीं कर पा रहा था। रीजन बीइंग इज हमारा इंपोर्ट बहुत चीपर था। ठीक है, इनएडिक्वेट इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर था। अब क्या हुआ ग्लोबलाइजेशन में, क्या हुआ कि हमने क्या किया, हमने डोर्स ओपन कर दिए। हमने कहा कि ठीक है आप हमारी कंट्री से ट्रेड कीजिए, हम आपकी कंट्री से करेंगे। तो अल्टीमेटली जब हम व्हेन वी आर ओपनिंग द गेट्स, ठीक है, जब हम ओपन हो जाते हैं टू ग्रेटर फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम डेवलप्ड कंट्री, तो चीपर इंपोर्ट जो है उसने हमारी डोमेस्टिक गुड्स को रिप्लेस करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, जिससे वी वर लैगिंग बिहाइंड। नेक्स्ट इज लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, कहीं ना कहीं हमारे एग्रीकल्चर के साथ साथ इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी वो इन्वेस्टमेंट नहीं की गई। ठीक है, दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट की वजह से, लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट की वजह से पीछे रहा। ठीक है, अब ग्लोबलाइजेशन ने एक और बुरा इम्पैक्ट किया कि हमारी जो लोकल इंडस्ट्रीज हैं और जो हमारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है उनको काफी कम कर दिया। क्योंकि देखिए जब ग्लोबल लेवल पे हम ट्रेड करते हैं ना तो ग्लोबल लेवल का कंपटीशन हो जाता है। और ग्लोबल लेवल का कंपटीशन का मतलब है कि हमें ग्लोबल लेवल की क्वालिटी भी देनी है। ठीक है, बट हम उस क्वालिटी को से compete नहीं कर पाए, तो वो हमारे लिए नेगेटिव था। एक हमारे नॉन टैरिफ बैरियर थे। इनफैक्ट एक हमारी जो इंडिया में है हमने सारे बैरियर्स हटा दिए। ऑल कोटा रिस्ट्रिक्शन ऑन एक्सपोर्ट ऑफ टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग हैव बीन रिमूव्ड इन इंडिया, जबकि यूएसए ने अपने कोटा रिस्ट्रिक्शंस नहीं हटाए। हमने क्या किया, हमने नॉन टैरिफ बैरियर्स कर दिया। हमने कहा कि ठीक है आप जितना मर्जी कोई भी गुड्स, नॉन टैरिफ बैरियर मैंने अभी आपको लास्ट लेक्चर में बताया है कि नॉन टैरिफ बैरियर्स होते हैं कोटा बैरियर्स, कि आप इतना ही एक्सपोर्ट या इंपोर्ट कर सकते हैं, इतनी क्वांटिटी में कर सकते हैं। हमने रिमूव कर दिया, आप जितना मर्जी एक्सपोर्ट इंपोर्ट करो, बट यूएसए ने नहीं किया। अब आप समझ सकते हो ना कि हमने तो ओपन कर दिया बट उनके गेट्स क्लोज थे, तो अल्टीमेटली वो इफेक्ट कहीं ना कहीं हमारी इंडस्ट्री पे पड़ा। नेक्स्ट इज डिसइन्वेस्टमेंट। यस, डिसइन्वेस्टमेंट मीन्स जो हमने प्राइवेटाइजेशन किया। ठीक है, अब प्राइवेटाइजेशन तो बेटरमेंट के लिए किया कि हम पब्लिक सेक्टर को जो है वो कन्वर्ट कर देंगे प्राइवेट सेक्टर में, बट अल्टीमेटली क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने क्या सोचा कि इसको करने से हमें रेवेन्यू आ जाएगा, बहुत पैसा आ जाएगा। ठीक है, बट हमारी जो गवर्नमेंट कंपनी है जो सेल के लिए लगा दी गई,
ठीक है, प्राइवेट सेक्टर को, उनकी वैल्यू ही बहुत कम रखी गई, जिसकी वजह से हमें सबसे बड़ा नुकसान हुआ इस चीज का। ठीक है, दैट इज प्रोसीड फ्रॉम डिसइन्वेस्टमेंट। हमारे पास शॉर्टेज ऑफ गवर्नमेंट रिवेन्यू आने लग गया, मतलब गवर्नमेंट वॉज प्लानिंग की एक बेटरमेंट हो जाएगी, हमारे हायर रेट पे बिक जाएगा, बट वो नहीं हो पाया। ओके, एंड नेक्स्ट इज इनइफेक्टिवनेस ऑफ फिस्कल पॉलिसीज। ठीक है, जो हमारी फिस्कल पॉलिसीज हैं, हमारे जो रिफॉर्म है, ठीक है, इकोनॉमिक रिफॉर्म जो है, दैट हैव इम्पोज्ड लिमिट्स ऑन द ग्रोथ ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर स्पेशली इन सोशल सेक्टर। उसमें सोशल सेक्टर पर जो है एक रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई कि इतना ही इम्पोर्ट जो है लिमिट इम्पोज कर दी गई। टैक्स रिडक्शन जो है दैट वाज डन टू कप टैक्स इवेजन, कि हम टैक्स में रिडक्शन कर देते हैं, बट एक्चुअली उसने वर्क ही नहीं किया। हमने सोचा कि हम टैक्स को कम कर देते हैं ताकि टैक्स इवेजन कम हो, मतलब टैक्स की चोरी नहीं होगी, लोग टैक्स ज्यादा देंगे, बट अल्टीमेटली वो कहीं ना कहीं हमारे रिवेन्यू को इंक्रीज नहीं कर पाया, हमारा मतलब गवर्नमेंट के रिवेन्यू को इंक्रीज नहीं कर पाया। नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन डेवलपमेंट एंड वेलफेयर एक्सपेंडिचर, ठीक है, उसका हमारे ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। और टैरिफ रिडक्शन जो है उसने हमारे इट रिड्यूस द स्कोप ऑफ जनरेटिंग रेवेन्यू थ्रू कस्टम ड्यूटी, जो हमें कस्टम ड्यूटी से भी पैसा आता था वो भी हमारा नेगेटिव हो गया। सो अल्टीमेटली देयर वाज अ इनइफेक्टिव फिस्कल पॉलिसी, जो हमने रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर की पॉलिसी अडॉप्ट की। फिस्कल पॉलिसी इज रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी, कि हमने सोचा कि टैक्स की पॉलिसी डिफरेंट कर देते हैं और एक्सपेंडिचर की पॉलिसी, मतलब जो हमारी टैरिफ बैरियर्स हैं, कस्टम ड्यूटीज हैं, डेवलपमेंटल और वेलफेयर एक्सपेंडिचर, उनकी पॉलिसी को चेंज करेंगे तो हमें फायदा होगा, बट अल्टीमेटली उन सबके नेगेटिव इफेक्ट पड़े। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज क्रिटिसिज्म ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म में एक क्रिटिसिज्म है इंक्रीज इन इनइक्वालिटीज। ग्लोबलाइजेशन जो है, मैंने आपको बताया था कि ये स्ट्रैटेजी थी डेवलप कंट्री की, ताकि वो अपनी मार्केट को एक्सपैंड कर सके हम लोगों की मार्केट में। इकोनॉमिक रिफॉर्म जो है इन्होंने इंक्रीज कर दिया इनकम एंड क्वालिटी कंजप्शन ऑफ ओनली हाई इनकम ग्रुप। अब जो रिच क्लास है, इनइक्वालिटी आ गई, मतलब रिच क्लास जो है दे कैन बाय एनी प्रोडक्ट वॉट एवर इज वी आर इम्पोर्टिंग फ्रॉम द अदर कंट्री। तो इसने जो है ग्रोथ जो है वो हुई जरूर, पर कुछ एरियाज में हुई। इट कंसंट्रेटिंग ओनली इन सम सिलेक्टेड एरिया इन सर्विस सेक्टर, जैसे हमारे फाइनेंस, ट्रैवल, हॉस्पिटैलिटी, ओके, बट हमारा एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल सेक्टर जो हमारे इंडिया में जो है काफी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, उसे हमने इग्नोर किया, तो इट इंक्रीज इन इनइक्वालिटी। ठीक है, तो गैप भी बढ़ गया रिच और पुअर के बीच में, और जो हमारे सेक्टर्स में है उसमें भी ग्रोथ प्रॉपरली नहीं हो पाए। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।